Hello everyone, very good morning to all of you. I hope you will all be very fine. And I am here once again in my channel Enchanted Scholars Hub. I welcome you all. So guys, we are again going to do physics in general studies series. Date is 29th August. We have already done some questions in our previous lecture, so we will continue more questions in this lecture. I hope you would have enjoyed, guys. So don't skip the video. Watch till the end. So let's start first question today. Which of the following is the poor conductor of heat? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे कम परिचालक है? एल्यूमिनियम, लेड, सिल्वर, कॉपर. Right answer is here lead. लेड जो होता है वो ऊष्मा का पुअर कंडक्टर होता है. लेड इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. क्या रीज़न है इसके पीछे? जो लेड होता है, जिसको हिंदी में सीसा बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, और इसीलिए ये हीट का कंडक्शन भी नहीं करता है. ये एक बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, जो कि जो लाइट होते हैं, लाइट के जो नियम्स होते हैं, उनके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को रेडिएशन के थ्रू उनको पास करने देता है, लेकिन ये अपने में से हीट को पास होने नहीं देता है. क्यों? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनका कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओडोमीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द. ओडोमीटर का जो उपयोग है वो क्या मापने में किया जाता है? ऑप्शंस आर फीवर, स्पीड, ह्यूमिडिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हीकल. Right answer is distance traveled by a vehicle. ओडोमीटर है, इसका जो यूज़ करते हैं वो किसी व्हीकल की जो चली गई डिस्टेंस होती है उसको मापने में या फिर उसको मेज़र करने के लिए किया जाता है. ये जो ओडोज़ है, ये नाम कहाँ से आया है? तो ये ग्रीक नाम है, जो कि जिसका जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है पाथ या फिर गेटवे. इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है पाथ या फिर गेटवे. ये एक नोडोज ये ग्रीक वर्ड है. इसका जो मतलब है वो होता है पाथ. और मीटर का मतलब सब जानते हैं, टू मेज़र करना. मीटर का मतलब होता है मेज़र करना, किसी चीज़ को नापना. और जो अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूएस कस्टमरी यूनिट्स चलती हैं, वहाँ पर इसको माइलोमीटर और माइलियोमीटर भी बोलते हैं. माइलोमीटर या फिर मिलियोमीटर या फिर माइलोमीटर भी बोलते हैं. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. When a parallel beam of light is incident on a smooth and plane surface, the reflected rays will be parallel. This is called. जब प्रकाश की किरणें किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पर समानांतर दिशा में आपतित होती हैं और परावर्तन के बाद भी परिवर्तित करने पर समानांतर बनी रहती हैं, तो इस प्रोसेस को इसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर डिफ्यूज़न रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन. जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन. जब प्रकाश की जो किरणें होती हैं, जब किसी समतल चिकने परावर्तक पृष्ठ पे समानांतर दिशा में आपतित होती हैं और उसके बाद भी परिवर्तन करने पर भी वो क्या पैरेलल बनी रहती हैं, तो इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है.
अब यहाँ पर इर्रेगुलर और डिफ्यूज़न दिया हुआ है। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है? जब जो स्कैटर्ड बीम्स होती हैं, जब जो बीम की लाइट होती है पैरेलल बीम की, वो अगर सारी डायरेक्शन में यानी कि हर डायरेक्शन में अगर स्कैटर हो रही हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, यानी कि वो चिकना या फिर प्लेन नहीं है, और इसको कहते हैं इर्रेगुलर या फिर डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। जबकि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करती हैं, वो और इधर उधर किसी डायरेक्शन में ही नहीं जाती हैं। अगर हर डायरेक्शन में रेज मूव कर रही हैं तो इसका मतलब है कि जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है। जबकि स्मूथ सरफेस का मतलब है रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब जो रेज हैं वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन में ही गिरेंगी। चलते हैं नेक्स्ट। What is other name of Galileo's law of falling bodies? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस आर लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। राइट आंसर इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। गैलीलियो के जो गिरते पिंड का नियम है, गैलीलियो के जो लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़ है, इसको किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। उसका क्या नाम है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अब ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? तो ये कहता है द लॉ स्टेट दैट एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन स्टेज इन मोशन विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स। मीन्स अगर कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो रेस्टिंग स्टेट में है तो वो तब तक रेस्टिंग स्टेट में ही रहेगी, और जब तक उस पर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स आकर उसको मूविंग स्टेट या फिर उसकी जो स्टेट है उसको चेंज नहीं कर देता। साथ ही अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर उसमें मूवमेंट हो रही है, तो वो तब तक मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ करके उसको रेस्टिंग स्टेट में नहीं ले आता। इसको कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या फिर गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन में तब तक बना रहेगा जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आकर के उसको उसकी स्टेट से चेंज ना कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स विच एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी? एक इलेक्ट्रिक मोटर किस ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। राइट आंसर इज हियर इलेक्ट्रिक एनर्जी। नाम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रिक मोटर है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक एनर्जी को ही कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कर देता है? यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये जो इसकी प्रिंसिपल है इसका वो देख लेते हैं कि जब किसी विद्युत प्रवाहक चालक को एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम रखेंगे, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, अगर हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे एक यांत्रिक बल का अनुभव करता है, मतलब मैकेनिकल फोर्स का एक अनुभव करता है, जिसकी जो दिशा होती है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के नियम द्वारा दी जाती है, जिसका जो परिमाण होता है वो क्या होता है? F इज़ इक्वल टू BI। और इसको हमें पता है जो F यानी फोर्स है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन।
तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम बी को मैग्नेटिक फील्ड से डिनोट करते हैं। और जो आई है वो है एम्पियर, जिसको हम कहते हैं करंट। और जो यहाँ पर वन है, सॉरी एल है, वो क्या है, कॉइल की लेंथ है। यानी यहाँ पे देख लेते हैं, क्लियर, F इज इक्वल टू बी आई एल। F फोर्स, B मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L लेंथ ऑफ कॉइल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड के जो अंगूठे का जो इसका लॉ है, नियम है, उसी के प्रिंसिपल पे ये काम करता है इलेक्ट्रिक मोटर। मूव टू नेक्स्ट। पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ध्वनि की पिच को कौन निर्धारित करता है? वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस। राइट आंसर इज हियर फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति होती है वही हमारी पिच, यानी जो साउंड है, साउंड की जो पिच होती है उसको डिटरमाइन करती है। फ्रीक्वेंसी को ही पहचान करके बताया जा सकता है कि जो साउंड है उसकी जो पिच है वो स्ट्रॉन्ग है, यानी कि थिन है, या फिर काफ़ी हार्ड है, यानी कि मोटी है या फिर पतली है। जो साउंड वेव्स होती हैं उनकी खुद की कोई पिच नहीं होती है, लेकिन जो उनका ऑसिलेशन होता है उसी को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में बताते हैं। और वही जो फ्रीक्वेंसी है वही ये क्लियर करके बताती है कि जो नॉइज़ है और जो साउंड है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। उसी से हमें पता चलता है कि जो साउंड है वो हम सुन सकते हैं, जो नॉइज़ होता है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हैवी लगता है, वो अनबियरेबल लगता है। तो ये जो होती है, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऑसिलेशन को ही हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बताते हैं। ये एक्चुअली जो साउंड होता है उनकी खुद की कोई फ्रीक्वेंसी, खुद की कोई पिच नहीं होती है साउंड वेव्स की, बस हम उनके ऑसिलेशन को ही फ्रीक्वेंसी के टर्म में, या ये कहें फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में डिटरमाइन करते हैं। और उसी से पता चलता है कि जो आवाज़ है वो मोटी है या फिर पतली है। Move to next. हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे काम करती है? ऑप्शंस आर पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, जूल्स लॉ। राइट आंसर इज पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो पास्कल लॉ पे वर्क करती है। अब पास्कल लॉ कैसे करता है, क्या करता है? ये जो लॉ होता है वो फ्लूइड की मैकेनिक्स को, जो प्रेशर होता है उसमें चेंज करके जो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है उसमें कन्फाइन कर देता है, और जो फ्लूइड होता है वो इसी तरीके से चेंज होता रहता है। और ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो इसी जो ये पास्कल लॉ है उस पर काम करता है। Move to next. At what temperature Celsius and Fahrenheit scales overlap? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर अंकीय मान समान हो जाते हैं, मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल हो जाते हैं? ऑप्शन आर 273, -40, -273 या फिर 40। राइट आंसर इज -40। -40 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस पर जो सेल्सियस होता है वो फ़ारेनहाइट का इक्वल हो जाता है। एक फार्मूला होता है C × 9/5 + 32। इससे हम निकाल सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को। ये रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। और -40 डिग्री या फिर -40 वो न्यूमेरिकल वैल्यू है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
What specifies the distance between two cells? दो संगत सेलों के, यहाँ पे से नहीं सेलो होगा, दो संगत सेलों के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से कौन बताता है? सेलो होगा यहाँ पे। सेल पैडिंग, लेंथ, सेल स्पेसिंग, हाइट। राइट आंसर इज सेल स्पेसिंग। जो सेल स्पेसिंग है यही बताता है कि ये जो सेलों के बीच की दूरी है वो कितनी है। कैसे बताता है ये? यहाँ पे एक डिज़ाइनर होता है जो कि साइज़, बॉर्डर का जो साइज़ होता है वो बढ़ा सकता है, और इसी से पता चलता है कि जो सेल्स के टेक्स्ट बॉक्स हैं वो उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है और वो कैसे काम कर रहे हैं। तो राइट आंसर इज सेल्स स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज व्हाट देन स्टैटिक फ्रिक्शन? सर्पी घर्षण स्टैटिक घर्षण से क्या होता है? मतलब जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से मोर देन ज़्यादा होता है, लेस देन कम होता है, डबल दुगना होता है, या फिर इक्वल बराबर होता है? राइट आंसर इज लेस देन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, यानी कि लेस देन होता है। ये अब देख लेते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये है क्या। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब कोई भी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब किसी सरफेस पे रेस्टिंग स्टेज में है, क्या है, रेस्टिंग स्टेज में अगर है, तो सरफेस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन होता है, सॉरी फोर्स नहीं फ्रिक्शन होता है, उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जबकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब दो सरफेस, एक सरफेस और दूसरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो अगर मूवमेंट में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस पे मूवमेंट है, तो उस ऑब्जेक्ट और उस सरफेस में के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन होता है वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्टैटिक फ्रिक्शन किसी भी रेस्टिंग स्टेज में लगने वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं, जबकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन मूवमेंट की स्टेज में लगने वाले फ्रिक्शन को बोलते हैं। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। इस जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसका एक नाम और है, इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट की कंडीशन में या मूवमेंट की स्टेट में रखता है। So guys, that's all for today in this lecture. We will continue some more questions of physics general studies in our next lecture. Please keep watching and don't forget to watch, subscribe and like this channel. See you soon in next class. Till then, take care and bye bye.